गुड मॉर्निंग। आपने कक्षा 11 कॉमर्स में आपने उदाहरण नंबर 2 के लिए अपनी बात की थी, तो शायद आपने उदाहरण नंबर 2 के अंदर कुछ सवाल हैं, कुछ जनरल एंट्री हैं, उनकी आपको जनरल में लेखांकन करना था। अब उसमें जनरल में लेखांकन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत खाते और नाममात्र प्रकृति के खातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो भी नाममात्र प्रकृति के खाते हैं या व्यक्तिगत खाते हैं या वस्तुगत प्रकृति के जो खाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको इनकी जनरल एंट्रियाँ करनी है। तो मैं प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 2 की आपको कुछ सवाल है, वो कुछ जनरल एंट्री हैं वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। आप उनका मिलान करने में अगर आपने हल किया है तो देखिए 1 अप्रैल आपको तिथि डेट का कॉलम है, तो मैं यहाँ पर आपको जनरल का प्रारूप बनाता हूँ। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का, ये एलएफ का, ये अमाउंट का, डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ पर इसी के नीचे ये इसी का भाग है, ये डेट का, ये पर्टिकुलर का, ये एलएफ का और ये डेबिट और क्रेडिट का। सही, ये डेबिट और क्रेडिट का। अब देखिए आप ये खाली डिब्बे लग रहे हैं, इनको भरेंगे, क्वेश्चन छूटेंगे भी। देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है, 2017 की आपको लेन देन दे रखे। अब उस 2017 के लेन देनों के आधार पर अपने को इसका जनरल में लेखांकन करना है। तो आप लिखेंगे डेट के कॉलम में 2017 1 अप्रैल को क्या कहता है, 1.5 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया, नकद में पैसा लगाया, व्यापार में पैसा गया। रोकड़ व्यापार में आती है तो डेबिट करना है, यानी वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए आपने रोकड़ लगाई है और व्यापार में नियोजित होती ही व्यापार में जाती है, उसकी पूंजी बढ़ जाती है। व्यापार शुरू करते टाइम, व्यापार को शुरू करते टाइम 1.5 लाख रुपये पैसा लगाया तो 1.5 लाख रुपये डेबिट पे और 1.5 लाख रुपये क्रेडिट पे हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपये डेबिट पे और 1.5 लाख रुपये क्रेडिट पे हो जाएंगे। आप मेरे से लिखते रहना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, व्यवसाय प्रारंभ किया गया और विद कैश। अब आप यहाँ पर लाइन खींचेंगे, पर्टिकुलर की लाइन को क्या कर देना है, बंद कर देना है। आगे चलिए, 1 अप्रैल को ही मनीषा से 36,000 का माल भी खरीद लिया और वो भी उधार से। इसी 1 अप्रैल को मनीषा से माल खरीद लिया, तो माल खरीदा तो वस्तु व्यापार में आई और वस्तु व्यापार में आती है तो अपन डेबिट करते हैं। और किस रूप में आई, खरीदने के रूप में। किस रूप में, खरीदने के रूप में। और खरीदने को क्या कहा जाता है, परचेज। क्या कहा जाता है, परचेज। तो यहाँ पर लिखना है परचेज, वस्तु व्यापार में आ रही है, यहाँ पर लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट। अब किससे खरीदा, मनीषा से, 2MAIN मनीषा। व्यक्तिगत खाते के आपको कोमा लगा करके एस भी लगाना है, व्यक्तिगत खाते के एस लगा करके आपको एस ऊपर कोमा लगा करके आपको एस भी लिखना है। और कितने का माल खरीदा है, 36,000 का, तो 36,000 रुपये डेबिट का और 36,000 रुपये क्रेडिट का। और इसका डायरेक्शन लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, मनीषा, और वो भी उधार में। व्यक्तिगत खाते का नाम आते उधारी मान लेना, जब तक आपको नकद के लिए नहीं कहा तब तक आपको उसका उधारी मानना है। 2 अप्रैल को एसबी 1 अप्रैल को 2200 रुपये नकद पर लेखन सामग्री खरीदी है, तो 1 अप्रैल को ही लेखन सामग्री खरीदी है। और लेखन सामग्री को कहा जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहा जाता है। तो लेखन सामग्री और आपकी जो स्टेशनरी के जो सामान होते हैं, पेंसिल, पेन, ये रजिस्टर, इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है, उसको वाणिज्य भाषा में कहा जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि एक प्रकार का खर्चा है, एक प्रकार का खर्चा। और समस्त प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, नाममात्र प्रकृति के खाते होते हैं। तो सारे खर्चे डेबिट होंगे, तो डेबिट करो प्रिंटिंग और स्टेशनरी के खाते हो। यहाँ पर लिखेंगे
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, अब पैसा नकद में गया है तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और 2200 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है तो 2200 रुपये डेबिट में, 2200 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पर लिखेंगे बी स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी का सामान क्या किया है, परचेज किया है। अब आ जाओ 2 अप्रैल को, अब आ जाओ 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या कहा, SBI में बैंक खाता खोला और 35,000 रुपये जमा भी करा दिए। तो बैंक पाने वाले व्यक्ति को क्या करो, डेबिट करो। तो बैंक तो पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट करो। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री आपको मैंने बताई थी पहले भी, जहाँ पर बैंक का खाता और कैश का खाता दोनों एक साथ प्रभावित होते हो, वहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री होती है। 35,000 रुपये जमा करवाए तो 35,000 रुपये डेबिट में और 35,000 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया, उसकी ये प्रविष्टि हो जाएगी पुस्तकों में। उसके बाद अगली तिथि को देखो क्या कहता है, ये आपने जो यहाँ पर ये केस का खाता आपने क्रेडिट किया है, ये वस्तु खुद खाते की तहत है, रोकड़ व्यापार से गई, रोकड़ व्यापार से जाती है तो क्रेडिट करते हैं। फिर आ जाओ 2 अप्रैल को ही, प्रिया को 16,000 का नगद माल बेचा। प्रिया को 2 अप्रैल को ही है, प्रिया को माल बेचा है और वो भी नगद में। तो अगला नगद के लिए कह दिया तो माल बेच दिया और पैसा आ गया। अब प्रिया से कोई लेना देना नहीं है, प्रिया से तो कोई लेना देना नहीं है। अब उस पक्षकार से तो कोई लेना देना नहीं है, जो आदमी पैसा ही दे गया तो अब उसका पुस्तकों में नाम लिख करके क्या करेंगे, पैसा आ गया, माल गया, बात खत्म। तो अब वस्तु जो पैसा आया वो तो डेबिट करेंगे, क्योंकि रोकड़ आ रही है माल बेचने पर, और रोकड़ व्यापार में आती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो पहले डेबिट पक्ष लिखो, जो कि कैश अकाउंट डेबिट टू माल बेचा है और बेचने को सेल्स कहा जाता है, क्योंकि वस्तु व्यापार से गई, वस्तु व्यापार से जाती है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन बेचने के रूप में गई है, इसलिए यहाँ पर सेल लिखेंगे। कितने का बेचा था, 16,000 का। कितने का बेचा था, 16,000 का। तो 16,000 रुपये डेबिट में और 16,000 रुपये क्रेडिट में। सही। गुड्स सोल्ड विद कैश, विद कैश। सही है। आगे देखो, अगली तारीख को क्या कहा, 3 अप्रैल को। किसको, 3 अप्रैल को। और 3 अप्रैल को हाँ, फिर उदाहरण नंबर 2 में ये 3 अप्रैल को कह रखा है प्रिया ने चेक से 16,000 का नकद भुगतान किया। ये लेन देन पहली बात तो गलत है, क्योंकि जो ऊपर 2 तारीख को जो आपने प्रिया ने जो माल बेचा था वो प्रिया नकद में माल दे गई, तो अब चेक का कोई ऑप्शन ही उठ करके नहीं आता। भाई जो आदमी नकद में पैसा दे गया वो दोबारा चेक किस बात का देगा, पहली बात तो कि उसके बाद में तो कोई है नहीं। और भुगतान करने का मतलब ये है कि आपने भुगतान किसी एवज में भुगतान किया है, आपने वो नॉर्मल भुगतान नहीं है। वो प्रिया यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं दे रही है अपने को चेक के रूप में, नहीं, वो माल का भुगतान कर दिया। अब ऊपर वाले लेन देन में साफ लिखा हुआ है कि नकद में भुगतान कर दिया। अब जब माल लेके नकद में भुगतान कर दिया तो अब चेक किस बात का, अब चेक किस बात का। तो ये 3 तारीख का जो लेन देन है वो गलत है। 5 तारीख को देखिए, 5 तारीख को निधि को 14,000 रुपये का माल बेचा 5 अप्रैल को। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 अप्रैल को निधि को माल बेचा है, और वो भी उधार में, तो निधि पाने वाली होगी, और पाने वाले व्यक्ति को क्या करो, डेबिट करो। तो निधि अकाउंट डेबिट टू माल बेचा है टू सेल्स अकाउंट, और वो भी कितने का, वो भी कितने का, 14,000 का। कितने का, 14,000। तो 14,000 रुपये डेबिट में और 14,000 रुपये क्रेडिट में लिखना है। सही है। आगे चलिए, यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू निधि। जैसा आपको नरेशन जैसा आता है वैसा आप लिखें, लेकिन नरेशन जरूर लिखें आप। उसके बाद अगला 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को लेन देन क्या करता है वो देखिए आप। 8 अप्रैल को लेन देन
अध्ययन कहता है कि निधि ने क्या किया, निधि ने 14,000 का भुगतान भी कर दिया। अब इसमें ये नहीं कहा कि नगद में किया कि कैश में किया, तो आपको उसको नगदी मानना है, क्योंकि अगर चेक का मामला होता तो वो चेक से बोलता। अब भुगतान करने का मतलब नगद भी भुगतान कर रही है, नगद भी भुगतान कर रही है तो अपने पास भी पैसा आएगा। पैसा व्यापार में आता है तो डेबिट करो, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, निधि देने वाली है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, NIDDHI निधि, तो निधि अकाउंट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम निधि, निधि से भुगतान प्राप्त हुआ है। जितने का माल लेके गई थी उतने का माल का भुगतान कर दिया आगे में, 14,000 रुपये डेबिट में लिखो और 14,000 रुपये क्रेडिट में लिखो, सीधी बात है। आगे चलिए, अब 8 अप्रैल के बाद में कितने अप्रैल को बोलता है, 10 अप्रैल को बोलता है सब। तो 10 अप्रैल को क्या बोलता है वो देखिए आप, 10 अप्रैल को कहा ऋतु से 20,000 का उधार में माल खरीदा भी है ऋतु से, तो ऋतु से 10,000 का क्या किया, माल खरीदा है 20,000 का, तो 20,000 का माल खरीदा है, माल खरीदा तो माल व्यापार में आया, व्यापार में आता है परचेज अकाउंट डेबिट, खरीदा है परचेज देखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये भी उधार में खरीदा है, ये भी किस में खरीदा है, उधार में, क्योंकि ऋतु यहाँ पर क्रेडिटर है, लेनदार है, उसको भुगतान करना पड़ेगा जितने का माल खरीदा है उतने का। अब ऋतु आपकी लेनदार है और देने वाली है माल को, और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं टू ऋतु अकाउंट, टू ऋतु अकाउंट, और 20,000 का माल खरीदे तो 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पर लिखो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ऋतु, ऋतु से क्या किया है, माल खरीदा है। लाइन ओपन करो साहब। अगला लेन देन कितनी तारीख को, 10 तारीख के बाद 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल के लेन देन में क्या कहा कि साहब चेक द्वारा 6,000 रुपये की बीमा किस्त का भुगतान किया। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये सवाल भले आधा कल हो जाएगा, लेकिन एक बात आप सुनेंगे इंश्योरेंस के मामले में। देखिए बीमा आपके यहाँ किताब आएगी व्यवसायिक अध्ययन, कॉमर्स के स्टूडेंट में आपने बीओ की एक किताब आएगी, उस व्यवसाय अध्ययन में एक चैप्टर आएगा बीमा का। अब मैं तो बीओ पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन कॉमर्स की जानकारी है। अब व्यवसाय अध्ययन में आपको एक चैप्टर मिलेगा बीमा का। ये बीमा क्या है, बीमा किसी जोखिम को कम करने का एक विषय है, एक बाध्य बीमा। और बीमा केवल कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का ही बीमा होता है। आज इस दुनिया में, इस वैश्विक दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया जा सकता। हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, हर विषय वस्तु का बीमा होता है, यहाँ तक कि आपके व्यापार का भी बीमा होता है, हो सकता है। आपके व्यापार में गोदाम में जो माल पड़ा उसका भी बीमा होता है, हो सकता है। और आप ये जो ज्वलनशील जो कारोबार चलते हैं, जैसे गैस के गोदाम, डीजल पेट्रोल पंप, केमिकल फैक्ट्री, ये रासायनिक जो फैक्ट्री आती है, कंपनी आती है, उनमें करवाना पड़ता है इंश्योरेंस। और रुई के कारखाने देखो आप, कितना रिस्क होता है उसके। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से भी अगर आग लग गई, पूरा कितने करोड़ों का माल सुना होता है। तो ये बीमा एक कोई रिस्क कम करने का माध्यम है। तो मेरा मानना है कि आप इस बीमा को एक बार टॉपिक को ढंग से पढ़ना, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी जानकारी दूंगा कि बीमा, मेरी इस लेखा शास्त्र के हिसाब से मैं 2 प्रकार के बीमे की चर्चा करूंगा। बीमा कई प्रकार का होता है, समुद्री बीमा, जीवन बीमा, व्यापार का बीमा, माल का बीमा, जहाजी बीमा, मतलब गिनती नहीं है। आप ये मानना, आजकल तो ऐसे बीमा होने लगे जिनमें आपको पेंशन भी मिलती है, ऐसे बीमा आते हैं। लेकिन उस बीमे के अंदर मैं बात करूँगा कि केवल 2 प्रकार के बीमा की। एक तो मैं इस लेखा शास्त्र की ओर से बात करूँगा केवल, अब बीओ में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं तो भी पढ़ाता नहीं। अब उस बीमे के अंदर 2 प्रकार के प्रीमियम आएंगे आपके। एक तो बीमा प्रीमियम, और एक केवल जो
जीवन बीमा प्रीमियम। अब भाई साहब इसमें दोनों में फर्क है, क्योंकि जीवन बीमा प्रीमियम किसी व्यक्ति के ऊपर लिया गया एक पॉलिसी है, खुद के ऊपर। और आपने यदि खुद के ऊपर, व्यापारी ने खुद के ऊपर अगर कोई पॉलिसी ले रखी है, तो भाई साहब आपकी वो पॉलिसी खुद की व्यक्तिगत पॉलिसी है। उसका यदि किस्त जाती है LIC के अंदर या किसी भी बीमा कंपनी के तहत, तो भाई साहब वो आपका व्यक्तिगत आहरण है, क्योंकि निजी आपका खुद का पर्सनल आपने LIC करवा रखी है, पर्सनल आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसका पैसा आप व्यापार से दोगे तो वो व्यापार के लिए ड्रॉइंग बन जाएगी, क्योंकि आपने वो पैसा निजी प्रयोग के लिए बचाया है, व्यापार के लिए नहीं, क्योंकि वो पैसा आपके जीवन की रिस्क को कम कर रहा है, व्यापार की रिस्क को नहीं। एक दिमाग लगाने वाली बात है ये। तो आपकी जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी आपने ली है, उसके अंदर अगर व्यक्ति के लिए अगर आपने पॉलिसी ली है, व्यापार ने खुद के लिए अगर पॉलिसी ली है, उसको ड्रॉइंग मानेंगे वो निजी प्रयोग का खर्चा है। और आप उस निजी प्रयोग के खर्चे को निजी साधनों से बांटो, निजी साधनों से खर्चा करो, निजी साधनों से व्यापार से चुका है तो ड्रॉइंग मानना पड़ेगा, इसको ड्रॉइंग मानते हुए इसका लेखा करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सही क्यों? क्योंकि वो जो आपने जो बीमा प्रीमियम चुकाया वो व्यापारी अपना जीवन का जोखिम कम कर रहा है, पारिवारिक जोखिम कम कर रहा है। ये आकस्मिक घटना के घटित होने पर, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि ये पॉलिसी तभी मिलती है जब आदमी एक्सपायर हो जाता है, तब मिलती है कि पॉलिसी ऐसी है। अब मान लीजिए कि पॉलिसी लेने के साल 2 साल बाद एक अप्रिय घटना घटित हो जाती है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। अगर कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में परिवार की रिस्क कम हो जाती है कि साहब आजीविका चलाने वाला आदमी गया तो उसके रिस्क कम हो जाए, पारिवारिक रिस्क कम हो जाए, इसलिए LIC की पॉलिसी ली जाती है। अब उसका आप अगर प्रीमियम देते हो तो व्यापार से देते हो आप, तो व्यापार से कोई परिवार की रिस्क कम करके गया, व्यापार की रिस्क कम नहीं हुई है, इसलिए उसका प्रीमियम को आप ड्रॉइंग मानते हुए लेखा करो। और अब खाली व्यापार के लिए यदि पॉलिसी ली है, ओनली व्यापार के लिए, तो उसका प्रीमियम अगर व्यापार से जाता है उसको व्यापार का खर्चा दिखाओ और इसको इंश्योरेंस के नाम, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से दिखाओ कि वो व्यापार का खर्चा है। क्यों? क्योंकि उस पॉलिसी में व्यापार को किसी प्रकार का अग्नि, चोरी, बाढ़, किसी प्राकृतिक घटना के घटित होने पर वो आपकी रिस्क को कम करेगा, वो पारिवारिक रिस्क काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपकी जो पॉलिसी है उसके प्रीमियम को आप 2 तरीके से देखेंगे। पॉलिसी को देना, पॉलिसी का LIC वाला जाने और व्यक्ति जाने प्रीमियम, क्योंकि पैसा तो प्रीमियम जमा कराओगे तो मिलेगा कहाँ से? तो आपको वो जो प्रीमियम है वो 2 प्रकार से देखा जाएगा। अगर खुद की LIC का प्रीमियम है तो ड्रॉइंग मानो, और व्यापार का अगर प्रीमियम है तो उसको व्यापार का खर्चा मानो, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से लिखो। और LIC का निजी का खुद का पर्सनल अगर LIC चुकाई है या खुद के जीवन के बीमा का अगर प्रीमियम चुका है उसको ड्रॉइंग मानते हुए लिखा करो, उसको ड्रॉइंग को देते करवाओ। है बात समझ में? तो इस प्रकार से ये बीमे का फिलहाल अगर पर्सन में हमें कोई सूचना भी नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि बीमा व्यापार का करवा रखा है, दैट्स ऑल, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से ही दिखाना है। फिलहाल इस पर्सन में देख रहे होंगे आप कि हमारे पास में ये नहीं कहा कि वो बीमा व्यापार का है या खुद का है, तो हम तो व्यापार का मानेंगे और व्यापार का मानते ही उसका लेखा पुस्तकों में करेंगे। है बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको लेखा करना है। तो चेक द्वारा 6000 बीमा किस्त है तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी खर्चा माना जाएगा और समझ खर्चे डेबिट होगी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो कि आपका खर्चा है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने की प्रीमियम का साहब 6000 की बीमा किस्त, 6000 की बीमा किस्त और 6000 डेबिट में 6000। अच्छा खर्चा चुकाया है, बेचारे चेक दिए, चेक से भुगतान करते हैं, बैंक के नाम से दिखाते हैं, चेक प्राप्त होता है तो कैश के नाम से दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और मेरे से लिखेंगे प्रीमियम पेड बाय चेक। आई बात समझ में? तो भाई आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रीमियम को विशेष ध्यान रखिए। अगला देखिए, किराया दिया है, किराए को रेंट कहा जाता है और तारीख कितनी है 18 अप्रैल। किराया चुका है, रेंट अकाउंट डेबिट, किराए को रेंट कहा जाता है और कितने का चुका है 1000 रुपये का, 2000 रुपये का यहाँ। और किराया भी नकदी में चुका है क्योंकि चेक का नाम तो लिया ही नहीं, तो टू लो मेरे से नाम लिख देना, रेंट पेड। अगला देखिए, माल दान में दिया है 1500 रुपये का, जितनी तारीख है वो तारीख माल दान में दिया। अगर माल दान में दिया जाता है तो उसको कहा जाता है चैरिटी।
क्या कहा जाता है? चैरिटी, CHARITY, चैरिटी यानी दान देना। और एक होता है डोनेशन, और वो डोनेशन का मतलब होता है दान प्राप्त, दान प्राप्त। ये दो चीजें, एक तो डोनेशन दान प्राप्त हुआ और एक चैरिटी दान दिया गया। तो वो दान आपका व्यापार का खर्चा है, किसी धार्मिक आयोजन में दिए या अन्य किसी आयोजन में दिए तो वो व्यापार का खर्चा है और सारे खर्चे को डेबिट होते हैं। तो आप चैरिटी को डेबिट करेंगे, जो तारीख की तारीख लिखना है CHARITY, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और जब माल दिया है तो आप चाहो तो स्टॉक लिख सकते हो, आप चाहो तो परचेज लिख सकते हो, तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहो तो स्टॉक लिख सकते हो, आप चाहो तो स्टॉक लिख सकते हो, आप चाहो तो आप इसको स्टॉक लिख सकते हो, और आप चाहो तो आप चाहो चैरिटी के साथ आप माल गया है तो माल जाता है तो क्रेडिट करो, और माल आता है तो माल आता है तो डेबिट करो। हालांकि हमारे में माल गया, आप चाहो तो आप स्टॉक लिख सकते हो, आप चाहो तो परचेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने का माल, तो 1600 का माल लाने दिया है तो 1600 यहाँ पर और 1600 रुपये यहाँ पर। आपकी जितनी भी निरेशन लिख देना, चैरिटी बाय गुड्स, माल के द्वारा क्या किया गया है? दान दिया गया है। तो जैसे भी आपकी स्थिति हो, अब लेकिन चैरिटी अगर दान प्राप्त हुआ है तो आपकी आय होगी, और आय को क्या करते हैं? क्रेडिट, आय को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एक हिसाब। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। और भी अगर आपकी कोई जनरल की प्रविष्टियाँ हैं तो आप जनरल की प्रविष्टियों को एक बार देखें, सोचें या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियाँ करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।